अगर आपने अपने आप को एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में जहाँ हाई डोज ऑफ रेडिएशंस है, ऐसे एटमॉस्फेयर में खुद को एक्सपोज कर दिया तो आपकी डेथ कुछ घंटों में ही हो जाएगी। आपको सिम्टम्स आएंगे नोजिया, वॉमिटिंग जैसे, जो इवेंचुअली आपकी डेथ कॉज करेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था शेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के फायर फाइटर्स के साथ, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो आग वो बुझाने जा रहे हैं वो एक रेडियो एक्टिव फायर है, जिसकी वजह से उन्हें सिम्टम्स आए, हेडेक हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग हुआ और इवेंचुअली उनकी डेथ कॉज हो गई। तो चलिए बात करते हैं शेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की, जिससे वर्ल्ड का वर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री बोला जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल 1986 को, जहां शेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर 4 के फटने से, उसके एक्सप्लोजन से ये डिजास्टर कॉज हुआ था। अभी रिएक्टर 4 था क्या? ये उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक ऐसा रिएक्टर था जो यूरेनियम फ्यूल, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। यूरेनियम फ्यूल के अंदर न्यूक्लियर फिजन होती थी, न्यूक्लियर रिएक्शन होती थी, जो हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करती थी और ये हीट उसके अंदर मौजूद पानी को गर्म करने में काम आती थी। और जब वो पानी स्टीम में, भाप में कन्वर्ट होता था तो वो स्टीम को टरबाइन में घुमा के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती थी। ये रिएक्टर 4 बना किसका था और इसमें ऐसा क्या डिजाइन फ्लॉ आ गया कि एक्सप्लोड कर गया? ये रिएक्टर फ्यूल रॉड का बना था, जिसके अंदर यूरेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। अब ये यूरेनियम ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करके हीट को प्रोड्यूस करता था। और दूसरे ये ग्रेफाइट मॉडरेटर से बना। तो ग्रेफाइट का काम था इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता था ग्रेफाइट। तीसरा इस रिएक्टर में था कंट्रोल रॉड, जो बोरॉन की बनी हुई थी और इस कंट्रोल रॉड का काम था कि वो रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे। तो जब भी कंट्रोल रॉड रिएक्टर के अंदर जाएगी, रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी धीरे धीरे। याद रखने वाली बात है कि कंट्रोल रॉड बोरॉन और उसकी टिप ग्रेफाइट से बनी हुई थी और ग्रेफाइट काम करता है यहाँ पर रिएक्शन स्पीड अप करने में। और इसमें था वाटर कूलेंट सिस्टम, जो रिएक्टर को ओवरहीट करने से प्रोटेक्ट करता था। और ये वाटर कूलिंग सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ उस रिएक्टर का टेम्परेचर मॉडरेट रखने में भी काम आता था। लेकिन ये वाटर कूलिंग पंप इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, इसके लिए बिजली चाहिए रहती है। तो साइंटिस्ट का एक यही कंसर्न था कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई रिएक्टर 4 में, जब ब्लैकआउट हो गया, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें कि वो वाटर कूलिंग पंप तब भी चलता रहे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी जो रिएक्टर के अंदर है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अभी भी हो रही है और हीट अभी भी प्रोड्यूस हो रही है। इससे आप ऐसा समझो कि आपने तवा बंद कर दिया रोटी बनाने के बाद, लेकिन तवा कुछ समय के लिए फिर भी तो गर्म रहेगा ही ना। वैसे ही इसमें तो 190 टन यूरेनियम फ्यूल था, 190 टन यूरेनियम फ्यूल था। तो ये बिजली जाने के बाद भी एकदम से ठंडा तो नहीं होगा। तो इस टाइम तक साइंटिस्ट का यही कंसर्न था कि ऐसा क्या करें कि वाटर कूलिंग पंप तब भी शुरू रहे और ऐसी सिचुएशन ना आ जाए रिएक्टर 4 में कि वो ओवरहीट होके स्टीम एक्सप्लोजन कर दे या फिर वो अंदर कहीं मेटल को डिग्रेड कर दे और एक ऐसी फ्यूल मेल्ट डाउन सिचुएशन ना आ जाए। इसी का सेफ्टी टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने 26 अप्रैल 1986 की रात को रिएक्टर 4 में एक्सपेरिमेंट किया और रिएक्टर 4 की पावर इतनी लो कर दी